friends, welcome to IS हिंदी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का ये लेक्चर सीरीज़ 5 है और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे जो कि संबंधित है लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन से, यानी कि श्रम, रोजगार और प्रवास से। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले इस चैप्टर में दिए गए कुछ टेक्निकल टर्म्स को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला टर्म है चाइल्ड लेबर, बाल श्रम। तो बाल श्रम एक ऐसे काम के तौर पे परिभाषित किया जा सकता है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनके सम्मान से वंचित करता है, उनके शारीरिक और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह की चीज़ को हम क्या कह सकते हैं? चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल श्रम। जो हमारा सेकेंड टर्म है वो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम शक्ति सहभागिता दर। ये जो टर्म है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। नाम से अगर हम पहली नज़र में देखें तो लगता है कि इकॉनमी में जितने भी लेबर फोर्स में इंक्लूडेड पर्सन हैं वो होंगे सारे के सारे, मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो इसमें इंक्लूडेड होंगे, पर ऐसा नहीं है। लेबर फोर्स यानी कि श्रम शक्ति सहभागिता में ना सिर्फ एम्प्लॉयड बल्कि अनएम्प्लॉयड लोगों को भी काउंट किया जाता है। तो श्रम शक्ति सहभागिता दर क्या है? ये एक ऐसा दर है जिसमें रोज़गार हो या फिर बेरोज़गार हो, हर कोई इंक्लूडेड होता है। और ये जो है श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल जनसंख्या के प्रतिशत के बतौर श्रम शक्ति वाले लोगों की संख्या होती है। मतलब इन टर्म्स ऑफ टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स, इस तरह से इसको निकाला जाता है। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये बहुत ही ईजी है, मतलब जितने भी बेरोज़गार लोग हैं उनका जो परसेंटेज है उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं, यानी बेरोज़गारी दर कहते हैं। जो हमारा सेकेंड टर्म है वो है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयड पर्सन को काउंट किया जाता है, अनलाइक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जहाँ पे अनएम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड दोनों को, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयड जिनके पास रोजगार है सिर्फ उन्हीं को इसमें शामिल किया जाता है श्रमिक सहभागिता दर में। ओके, समटाइम्स प्रीलिम्स में डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर में की शुरुआत जो है वो सबसे पहले बात होती है इसमें कि बिहार में किस तरह का स्ट्रक्चर है श्रमिकों का, मतलब कितने ज़्यादा अनस्किल्ड, स्किल्ड, या फिर हिस्टोरिकल रीज़न क्या रहा है बिहार के पिछड़ेपन का, और यहाँ से इतना ज़्यादा प्रवासन क्यों होता है, बाकी सारी चीज़ें। तो जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ उन डेटाज़ को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है। सबसे पहला जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये आपको मालूम है ये क्या, किस चीज़ का परसेंटेज है? टोटल एम्प्लॉयड पर्सन। ओके, ये जो है रूरल बिहार, मतलब ग्रामीण बिहार में पुरुषों के लिए जो श्रमिक सहभागिता दर है वो 64.0% है, जो कि संपूर्ण भारत के औसत से लगभग 8% कम है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। इसमें से भी जो फीमेल वर्कर पार्टिसिपेशन है ग्रामीण बिहार में वो बहुत ही कम है, 3.9 के आसपास, और ये भी सिर्फ और सिर्फ नॉन स्किल्ड लेबर है और ख़ास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है। और अगर हम बिहार की बात करें तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, मतलब कि जो स्वरोजगार वाले लोग हैं, वो है 55.9% और 2017-18 वर्ष में। और जो कैजुअल लेबर है, मतलब जो असंगठित अनियमित जो श्रमिक हैं, उनका जो प्रतिशत है वो 32.1% है, जो कि संपूर्ण भारत के 24.3% से काफ़ी अधिक है। तो जो असंगठित श्रमिक हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, और जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो बहुत ही कम है। ये दोनों के दोनों इंडिकेशन सही नहीं है। तो हमारे लिए याद करने लायक जो डेटाज हैं वो क्या है कि ग्रामीण बिहार में पुरुषों की सहभागिता दर कितनी है? 64.0%। महिलाओं की कितनी है? 3.9। ओवरऑल बिहार में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कितने परसेंट है? 55.9%। और जो कैजुअल लेबर है, जो असंगठित लेबर है, बिहार में कितना है? 32.1। तो ये सारे डेटाज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है उसका पैटर्न क्या है, मतलब कौन कौन से सेक्टर में लोग जो है वो एम्प्लॉयड हैं। तो बिहार में जो सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री है, जहाँ से सबसे ज़्यादा रोज़गार लोगों को मिलता है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, यहाँ पे 44.6% लोग काम कर रहे हैं। कृषि, वानिकी एवं मत्स्यायन में सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो सेकेंड सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा काम है वो है निर्माण का, कंस्ट्रक्शन का। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो थोक, खुदरा व्यापार, वाहन का मरम्मत, मतलब जो होलसेल रिटेलर्स, जो दुकानदार आप देखते हैं
उनके बारे में बात करें तो ये है 12.3%। एंड देन जो चौथे नंबर पे है वो है मैन्युफैक्चरिंग 9.3%। समटाइम्स असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को बोल देते हैं प्रीलिम्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है। एटलीस्ट टॉप 3 याद रहेगा तो आपके लिए सही रहेगा। और अगर फीमेल वर्कर्स की बात करें तो फीमेल वर्कर्स सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयड है वो है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग में 53.6%, और एजुकेशन में 55.7%। ये जो परंपरा ये जो औरतों के बारे में जो स्टीरियोटाइप होता है, जैसे कि टीचर हो गया या फिर जो इजी वर्क्स होते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें मतलब मानी जाती है कि महिलाओं के लिए ही है। तो बिहार का अगर हम इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट पैटर्न देखें तो जो पारंपरिक जो सोच है, जो स्ट्रक्चर है, अभी भी वही चलता आ रहा है। ये जो महिलाओं के इस तरह के जो जॉब्स होते हैं इसको कहते हैं पिंक कॉलर जॉब्स। अभी भी यहाँ की महिलाएं इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, और वो भी जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है ऑल इंडिया के अगर हम संदर्भ में देखें तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ से वो ये कि सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री है बिहार में वो है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग 44.6%। सेकेंड नंबर पे आता है कंस्ट्रक्शन, थर्ड नंबर पे आता है होलसेल एंड रिटेल, एंड फोर्थ नंबर पे आता है मैन्युफैक्चरिंग। ओके, महिलाओं के लिए एग्रीकल्चर फर्स्ट नंबर पे और सेकेंड नंबर पे एजुकेशन। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन यानी कि प्रवास के बारे में। वैसे आजकल ये वर्ड बहुत ही चर्चा में है और इस पे एक डिटेल्ड वीडियो की ज़रूरत है, बट यहाँ पे हम सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे के डेटाज के बारे में ही बात करेंगे। तो अगर हम बिहार को देखें तो बिहार में जो माइग्रेशन, जो प्रवासन का जो पैटर्न है या फिर जो दौर है, वो अभी वर्तमान के समय की देन नहीं है। ये काफ़ी टाइम से होता आ रहा है, खास करके ब्रिटिश काल में, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब अनडिवाइडेड बिहार था, ये एक सेंटर था ब्रिटिश इंडिया का रिक्रूटमेंट फॉर अनडेंचर्ड लेबर। यहाँ से बंधुआ मजदूरों की होती थी, और उसके बाद बंगाल के रास्ते ये अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में इनको भेजा जाता था, जैसे कि फिजी, वेस्ट इंडीज़, मॉरिशस, मालदीव्स। इसीलिए अलग अलग जगहों पर अभी भी भोजपुरी बोली जाती है। बिहारियों की बहुत ज़्यादा तादाद है। और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थे नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था नहीं, तो लेबर जो है वो बहुत ही चीप था, और काम के लिए ये लोग बिहार इंडिया के जो डेवलप्ड स्टेट्स थे, खास करके वेस्ट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ माइग्रेट करते हैं। और माइग्रेशन भी बहुत तरह के होते हैं, सीजनल, एनुअल, बाय एनुअल, वो सारी चीज़ों में हम अभी नहीं जाएंगे, हम सिर्फ डेटाज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है बिहार में वो कुछ ज़िलों से होता है, जैसा कि सेंसस 2011 में बताया गया है कि सिवान, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण से सबसे ज़्यादा जो है माइग्रेशन होता है गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए। और यहाँ के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, मतलब पूरे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो आते हैं कुछ राज्यों से, जिसमें सबसे पहला नाम है उत्तर प्रदेश का, फिर आसाम का, उड़ीसा और बिहार। तो यू कैन सी द पैटर्न कि ये जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे के सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। लेबर मतलब आबादी जो है वो यंग है, डेमोग्राफिक डिविजन उनके पक्ष में है, बट लेबर की कमी है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी अच्छी खासी है, जस्ट बिकॉज इंडस्ट्रीज़ नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए जो प्रवासन की जो दर है, जो माइग्रेशन है, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अब वो डेस्टिनेशन जहाँ पे ये जाना पसंद करते हैं इन इंडिया, उसमें हमारे वो वेस्टर्न स्टेट्स आ जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एंड कर्नाटका। ओके, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहली चीज़, आपने कभी सोचा है कि जब प्रवासन के बारे में बात की जाती है कि बिहार से सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं, तो जो सबसे पहला हमारे दिमाग में ख्याल आता है वो आता है कि अच्छा काम के लिए माइग्रेट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो बिहार में जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है वो होता है मैरिजेस की वजह से, 75%। तो एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में जो माइग्रेशन होता है उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? लेबर, वर्क, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और मैरिज। तो आई एम श्योर 90% लोग वर्क को लगा के आएंगे कि काम के लिए लोग जाते हैं बाहर, पर ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन होता है वो मैरिज की वजह से होता है, और ऑल इंडिया लेवल पे जो मैरिज की वजह से माइग्रेशन होता है वो 46% होता है, बट बिहार में जो ये है वो 75% है। जो काम की वजह से जो माइग्रेशन होता है, काम की तलाश में जो माइग्रेशन होता है वो 2.9% है, और इस 2.9% में भी 76% जो है वो मेल हैं। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये कि बिहार में माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण है शादी, 75%।
दूसरा जो कारण है वो 2.9% जो है वो काम की तलाश में लोग जाते हैं बाहर, और इस 2.9 में 76% जो लोग हैं वो मेल हैं, यानी कि पुरुष हैं। अब हम बात करते हैं रेमिटेंसेस की, यानी कि प्रेषित मुद्रा प्राप्ति दर। रेमिटेंस क्या होता है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे राज्य में जाता है काम करने के लिए और वहाँ से वो अपने घर पे पैसा भेजता है, तो इससे क्या हो रहा है, बिहार है, मान के चलिए कर्नाटका है, ये बिहार है, यहाँ से इंसान गया कर्नाटक में काम करने के लिए, ये काम किया, पैसा कमाया और कुछ पैसा वापस अपने घर पे भेजा। यहाँ पे इसकी वाइफ है, बच्चे हैं, इन लोगों ने उस पैसे को खर्च किया, तो बिहार की इकॉनमी में क्या हुई, तरक्की हुई। तो इसी को हम रेमिटेंस कहते हैं, जब दूसरे जगह से पैसा आता है। यही अगर हमारा गल्फ़ कंट्री से आ रहा है तो ये हमारा इंटरनेशनल रेमिटेंस हुआ, उसमें भी इंडिया टॉप पे है। और अगर हम बात करें कि इंडिया में कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस मिलते हैं, तो वो है केरला। और फॉर द ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि सबसे ज़्यादा केरला गल्फ़ नेशंस में काम कर रहे हैं, तो जो केरला का जो परसेंटेज है वो 19.0% है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस केरला को मिलता है। सेकेंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे आता है कर्नाटका। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि बिहार का स्थान क्या है, तो बिहार आता है 11वें पोजीशन पे, और पूरे इंडिया में जो रेमिटेंस आता है उसका 1.3% बिहार का शेयर है। तो ये जो तीन है टॉप थर्ड, उसको याद करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले केरला, सेकेंड महाराष्ट्र एंड थर्ड कर्नाटका, बिहार 11th पोजीशन पे, और टोटल जो इसका शेयर है वो है 1.3%। अब हम बात करते हैं कुछ एडिशनल चीज़ों के बारे में जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। चाइल्ड लेबर, तो चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन चाइल्ड लेबर 2015 के हिसाब से दुनिया भर में 168 मिलियन चिल्ड्रंस जो हैं वो चाइल्ड लेबर में फंसे हुए हैं, और इंडिया में भी कुछ स्थिति अच्छी नहीं है। और इंडिया में जो ये रेशियो है या फिर जो ये स्थिति है, ये स्टेट टू स्टेट वैरी करती है। एक एक्ट आया था चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसका जो सेक्शन 3 है ये चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, मतलब उसको निषेध करता है। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अनुच्छेद 3 के तहत बच्चों का जो है काम करना, खास करके खतरनाक माने जाने वाले पेशों में जो बच्चों का जो एम्प्लॉयमेंट है उसको निषेध किया गया है। बिहार सरकार ने 2009 में बाल संरक्षण के लिए ही और बाल हितैषी अनुकूल वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकार ने बाल संरक्षण, बचाव एवं पुनर्निवास हेतु राज्य कार्य योजना की शुरुआत की थी। स्टेट प्लान ऑफ एक्शन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत की थी, और इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि जो बच्चों का जो ओवरऑल विकास है उसका ख्याल रखा जा सके, उनको एक सेफ जो वातावरण है वो प्रोवाइड किया जा सके। ये हमारे हो गए चाइल्ड लेबर से संबंधित चीज़ें। अब हम कुछ इनिशिएटिव्स जो बिहार सरकार के द्वारा ली गई है अलग अलग सेक्टर्स में, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इनिशिएटिव है वो है बंधुआ मजदूरी से संबंधित बंधुआ मजदूर पुनर्निवास योजना। ये जो स्कीम है, ये जो इंडेंजर्ड लेबर है इसको रोकता है। जो हमारा सेकेंड स्कीम है वो है बिहार, जस्ट अ सेकेंड, यस, जो हमारा सेकेंड जो हमारा स्कीम है वो है बिहार शताब्दी असंगठित कार्यकर्ता काम शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011। ये कुछ स्कीम्स हैं, इसमें जो है ना इंश्योरेंस दी जाती है लोगों को, जो भी एक्सीडेंट जिनका होता है उनको एक तरह से इंश्योरेंस प्रदान किया जाता है बिहार सरकार के द्वारा। अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा स्कीम है वो दशरथ माझी श्रम एवं योजना इंस्टीट्यूट के बारे में है। तो ये इंस्टीट्यूट में जो लेबर से रिलेटेड जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम होता है वो किया जाता है। प्लान किया जाता है कि बिहार में क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, कौन से सेक्टर है जहाँ पे लेबर मतलब स्किल्ड और अनस्किल्ड, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे प्लान आउट करने की कोशिश की जाती है। तो इसका क्या नाम है, दशरथ माझी लेबर एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूट। जो हमारा फोर्थ स्कीम है बिहार सरकार के द्वारा वो है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन BSDM। ये जो स्कीम है ये 2010 में शुरुआत की गई थी, और
इसके बाद इस स्कीम के तहत बिहार स्किल डेवलपमेंट के तहत 2 स्कीम्स आती है, कुशल युवा कार्यक्रम एंड भर्ती प्रशिक्षण तैनाती योजना। ये जो कुशल युवा कार्यक्रम है इसमें 15 से 28 साल के जो वर्ग समूह के जो लोग हैं उनको फोकस किया जाता है, उनको कुछ वोकेशनल चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे कि कौशल संवाद यानी कि हिंदी इंग्लिश में कैसे बात किया जाए, उसके बाद कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होता है, उसके बाद जो बिहेवियरल नॉलेज होता है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है ताकि ये कुछ जो टर्सरी सेक्टर के जो जॉब्स हैं उसमें एलिजिबल हो सके। जो इसी के अंतर्गत जो दूसरा आता है वो आता है भर्ती प्रशिक्षण तैनाती योजना। इसके अंतर्गत जो है वो इंडस्ट्रीज़ को और जो मतलब मांग डिमांड एंड सप्लाई को मैच करने की कोशिश की जाती है कि इंडस्ट्रीज़ की क्या मांग है और क्या स्किल कामगारों में होनी चाहिए, इसको देखते हुए उस प्रोग्राम को किया गया है। तो जो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो मेंस में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं स्किल इंडिया से रिलेटेड, कभी कभी स्कीम पे भी पूछ सकते हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट से पूछ सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में जो वे फॉरवर्ड होगा जहाँ पे हमें लिखना होगा तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वही आता है कि हमें स्किल देने की ज़रूरत है। तो स्किल देने की ज़रूरत है तो कौन कौन से स्कीम चल रहे हैं स्किल से रिलेटेड, तो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसके अंतर्गत 2 कुशल युवा कार्यक्रम एंड भर्ती प्रशिक्षण तैनाती योजना। कुशल युवा में वोकेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाती है और भर्ती प्रशिक्षण में इंडस्ट्रीज़ और स्किल के बीच में एक तरह से सिनर्जी स्थापित करने की कोशिश की जाती है। तो अगर आपने देखा होगा तो ये दोनों जो स्कीम हैं वो लेबर से कनेक्टेड है। उसके बाद ये जो दशरथ मांझी लेबर एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूट और बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन है ये जो है वो स्किल से संबंधित है। और जो हमारा बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो है, बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो एंड बिहार स्टेट माइग्रेंट लेबर एक्सीडेंटल ग्राम स्कीम 2008, बिहार राज्य प्रवासी श्रमिक आकस्मिक अनुदान योजना 2008, ये दोनों जो है वो माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड है। ये इंटरनेशनल माइग्रेंट और ये डोमेस्टिक माइग्रेंट से रिलेटेड स्कीम्स है। तो हमारे लिए जो स्कीम्स जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जिसका हम प्रयोग अपने मेंस आंसर राइटिंग में कर सकते हैं वो इस तरह के स्कीम्स है। अगर हमें स्टेट के बारे में बात करनी है तो चलते हैं आगे। अब हमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो ये है कि बिहार का रैंक क्या है रेमिटेंस के मामले में एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2019-20। तो मैं याद करने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको बताया था रैंक है 11th। पहला रैंक किसका है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। रेमिटेंस के मामले में इंडिया में फर्स्ट रैंक कौन से स्टेट का है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बिहार का तो 11th है, फर्स्ट स्टेट कौन सा है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम कब पारित हुआ था। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था। 1984 में, 1985 में, 1986 में और 1987 में। ये पास हुआ था 1986 में और इसी एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। हमारा नेक्स्ट सवाल है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन BSDM ये कब गठन हुआ था, कब कंस्टिट्यूट किया गया था, कौन से वर्ष में इसको लागू किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। 2010, 2011, 2012, 2018। ये आया था 2010 में। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये लिख के बताइए कि इस मिशन के तहत कितने सारे कार्यक्रम बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इस पे मैंने आपको अभी तुरंत बताया है, बहुत मैंने फोकस करके बताया है। तो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत कौन से कितने सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे बिहार सरकार के द्वारा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। थैंक यू वेरी मच।